हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार। आज हम बात करना चाहते हैं जो हमने अभी तक पढ़ाया। तो देखा कि टीजीटी का जो है 7 अगस्त को पेपर था फर्स्ट मीटिंग में फिजिक्स का। तो हमने उस टीजीटी को तो बिल्कुल नहीं पढ़ाया, लेकिन हमने जैसे साइंस पढ़ाई, प्रकाश साइंस के टॉपिक लिए, लाइट के प्रकाश के, और उसके हमने 2 वीडियो बनाए 10-10 मिनट के, और उसमें जो है 10-10 क्वेश्चन लिए। तो हमने देखा कि उन 2 वीडियो से 10-10 मिनट की वीडियो में से भी क्वेश्चन जो है उससे फंसे, उससे मिले। यानी कि जो फर्स्ट हमने वीडियो बनाया था साइंस का, लाइट का, वो 20 जून को बनाया था। और 20 जून की वीडियो में हमने देखा कि जो वीडियो में 11 नंबर का क्वेश्चन था, वो जो है ए सीरीज, हम पेपर भी रखे हुए हैं, ए सीरीज टीजीटी का जो पेपर है, टीजीटी साइंस का पेपर है। तो इसमें जो क्वेश्चन फंसा हुआ है, फर्स्ट वीडियो का जो हमारा हमने लाइट का बनाया 20 जून को, उसका वीडियो का जो 11 नंबर क्वेश्चन है, हमने ऐसे एग्जाम्पल ले लिया था। 2 समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री कोण बनाते रखे, यदि उनके बीच एक बिंब रखा हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो कहने का मतलब ये है। तो ये पूरा क्वेश्चन नंबर 38 सेम वही जो वीडियो में मैंने 11 नंबर क्वेश्चन बताया था। एक वीडियो में 10 से 11 क्वेश्चन बनाते हैं वो 10 मिनट के हिसाब से। तो यानी कि मैंने कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया, मैंने सिर्फ क्वेश्चनों को लिया, वो लिया मैंने जूनियर के हिसाब से, और वो जूनियर में तो आए टीजीटी में भी वो क्वेश्चन मिलता है। दूसरा ऐसी वीडियो हमने 1 अगस्त को अभी बनाया है। इस वीडियो के बनाने के पहले, जो इस वीडियो के पहले का वीडियो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, उसके पहले वीडियो फिर मैंने एक लाइट का बनाया। उस लाइट के उस वीडियो का क्वेश्चन नंबर दूसरा, वीडियो का क्वेश्चन नंबर दूसरा, और इस पेपर की ए सीरीज का, इस पेपर की ए सीरीज का टीजीटी साइंस का पेपर है, इसका जो है 41 नंबर क्वेश्चन सेम, जो 1 अगस्त को लाइट का टॉपिक डाला हमने, उसका दूसरा क्वेश्चन वीडियो का, और इसका 41 नंबर सेम क्वेश्चन मिला। तो कई लोगों को जब हमने ऐसा कहा तो बोले उसमें तो 125 क्वेश्चन आते हैं, आपके तो 2 ही मिले या 2 ही उसमें से फंसे। कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि उसमें से 2 ही मिले, या मैंने किसी चीज़ को उसको मतलब टीजीटी को आधार नहीं बनाया। मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ साइंस पे, और मैंने लाइट टॉपिक लिया। तो लाइट से टीजीटी में क्वेश्चन फंसे तो क्या वो टेट है, सुपर टेट है, या जो टीईटी जूनियर की सुपर टेट, टीईटी प्राइमरी टेट, उसकी प्राइमरी की सुपर टेट, या ग्रुप डी, यहाँ तक कि जो मैं क्वेश्चनों को लिखता हूँ उनकी जो समझ की कोशिश करता हूँ वो ग्रुप डी से लेकर पूरा यूपीएससी तक रहती है। इसमें हमने यही आज का टॉपिक ज्योग्राफी का एक मैंने वीडियो बनाया है, दूसरा मैं ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन दिया मैंने, क्रीक या प्रायद्वीप अंतरीप किसे कहते हैं। तो ये ज्योग्राफी के मेंस तक को कवर करेगा, ये क्रीक, प्रायद्वीप, अंतरीप, जो ज्योग्राफी के मेंस यूपीएससी देते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि भारत का कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है, तो ये बांसवाड़ा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी का तो है, ये आरएएस राजस्थान के लोक सेवा आयोग का ही क्वेश्चन है, राजस्थान जिले में पड़ता है बांसवाड़ा। मेरे कहने का मतलब ये, हमने जो एक पढ़ाने के तरीके को जो रखा है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी। हम इस तरीके से अध्ययन करें, इस तरीके से अध्ययन को समझें कि वो जो है परीक्षा के लेवल को देखते हुए समझें और हम भी उससे कुछ समझ लें। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और इस पर भरोसा रखें। और आगे चल करके हम टॉपिक वाइज टॉपिक और सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये मेरे बताने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये मतलब मेरे 2 क्वेश्चन आए या टीजीटी में आए, मैंने ये नहीं बताया। मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी पेपर हो वो, अगर आपने उससे संबंधित 10-11 क्वेश्चन या 10 मिनट के क्वेश्चन पढ़े और वो जाकर के परीक्षा में मिल गया आपको, तो इससे अच्छी बात क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो ज्योग्राफी का हमने फर्स्ट वीडियो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया बनाया है, उस ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया से संबंधित हमने कुछ क्वेश्चन लिए, जो कि क्वेश्चन में 13 है। और ये जो क्वेश्चन है ये पैट के हिसाब से भी सही है। कोई भी परीक्षा हो जिसमें जीएस आती हो, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज आएगी, जिसमें जीके आती हो, तो उससे संबंधित इससे क्वेश्चन आपको 101% मिलेगा, 100% तो छोड़ो की बात। यही दिखाने के लिए कि टीजीटी में तक मेरे वीडियो के बनाए हुए 2 क्वेश्चन आए, वो भी साइंस टॉपिक से। मैंने पूरी फिजिक्स नहीं पढ़ाई थी, उसमें मैंने साइंस टॉपिक का साइंस का एक लाइट टॉपिक लिया, और लाइट से भी दूसरे वीडियो का दूसरा क्वेश्चन और पहले लाइट टॉपिक का पहले वीडियो का 11 क्वेश्चन सेम डिजिट में फंसा। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे लगते हैं।
तो इससे क्या है, कंफ्यूजन रहता है इसमें। दो इस तरीके से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो आंसर इसका 9 रहता है और दूसरा 11 रहता है। जो स्थलीय सीमा से भी लगे और समुद्र से भी लगे तो वो ऐसे 9 राज्य होते हैं। और टोटल जो राज्य भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं या समुद्र के अंदर भी कुछ राज्य हैं, तो वो है टोटल 13 राज्य। यहाँ से अगर क्वेश्चन और भी हमने इसको थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश की, जैसे अगर पूछ लिया जाए आपसे कि पहले मतलब ऐसा कौन सा जो राज्य है जिसकी तटीय सीमा सबसे लंबी है, तो वो है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, जिसकी जो सीमा है वो 1962 किलोमीटर है। उसकी 1962 किलोमीटर अंडमान निकोबार की, सॉरी, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की जो सीमा है वो 1962 किलोमीटर, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे वैसे किताबों में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ऐसा राज्य जिसकी तटीय सीमा सबसे अधिक लंबी है, तो वो है गुजरात। गुजरात की है 1214 किलोमीटर, 1214 किलोमीटर। लेकिन अगर ओवरऑल में संपूर्ण तटीय प्रदेशों में पूछ लिया जाए तो जो है वो आंसर होगा अंडमान निकोबार 1962 किलोमीटर। कहने का मतलब मेरा ये मतलब है कि क्वेश्चन अगर जैसे छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया तो भारत की कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं, तो उससे आंसर 2 बनेंगे, एक तो 9 और एक तो 13, क्योंकि जो 9 राज्य हैं वो स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा दोनों को छीनते हैं। लेकिन 4 ऐसे राज्य जो संपूर्ण रूप से समुद्र के एक आइसलैंड है, द्वीप है, तो वो जो हो जाएगा, एक तो उसमें दमन द्वीप है, दूसरा लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार। तो पहले नंबर पे अंडमान निकोबार आ जाएगा और दूसरे नंबर पे गुजरात है जिसकी सबसे अधिक लंबी सीमा है। इस तरीके से तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है 973, चौथे नंबर पर तमिलनाडु 906 और 5वें नंबर पर महाराष्ट्र है जिसकी 652 है। दूसरा क्वेश्चन है भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट है, तो वो भारत का है इंदिरा पॉइंट। भारत का जो इंदिरा पॉइंट है वो भूमध्य रेखा के निकट है। तो इसको हमने भूमध्य रेखा को बनाने की हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने उसको जो है पूरा जो एक हीट जोन एरिया हमने ले लिया है पूरा पृथ्वी का। तो जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। यूपी टेट में खूब कई बार क्वेश्चन पूछा कि भूमध्य रेखा की डिग्री बताइए, या भूमध्य रेखा को वो कितने बराबर भागों में बांटेगी। तो वो भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो वो होती है 0 डिग्री, उसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में इक्वेटर भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन है इसमें कि भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट है, तो वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बताया कि इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार के अंडमान अपना निकोबार है उस द्वीप के ग्रेट निकोबार द्वीप के समीप है। और ये जो है 6 डिग्री 4 मिनट 6 डिग्री 4 मिनट से शुरुआत होता है 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो तकरीबन इसकी जो स्थिति होगी इंदिरा पॉइंट की वो यहाँ इस साइड यहाँ पे है 6 डिग्री 4 मिनट से। और अगर क्वेश्चन यहाँ पे एक बार पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु बताइए, सबसे दक्षिणतम स्थान बताइए, तो उसमें भी इंदिरा पॉइंट आ जाएगा। और अगर स्थल से जोड़ता हुआ बताइए तो उसमें कन्याकुमारी आ जाएगा। भारत का कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है, तो वो है बांसवाड़ा। ये जो क्वेश्चन हमने अभी आपको बता रहे थे, ये बांसवाड़ा ये खूब आता है राजस्थान की, जो राजस्थान पीसीएस परीक्षा है, राजस्थान की प्रादेशिक परीक्षा में, उसकी राजस्थान लोक सेवा आयोग में। अब ये क्यों आता है ऐसा, ये इसलिए आता है कि जो कर्क रेखा है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा ये बांसवाड़ा एक जिला है, किस जिले की तहसील है उससे गुजरती है, तो बांसवाड़ा जिला भी। और यहाँ पे एक नदी बहती है माही, और माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को जो है 2 बार काटती है। तो ये भी क्वेश्चन खूब पूछ लिया जाता है। तो वो जिला है बांसवाड़ा। और ये उसके पास अगर बांसवाड़ा में भी कहाँ से गुजरता है, तो वो कुशलगढ़ से गुजरता है, मतलब कुशलगढ़ तहसील से। जो कर्क रेखा है अगर पूछ लिया जाए वो किस तहसील से गुजरती है, तो वो जो है राजस्थान के कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है, राजस्थान के। और बांसवाड़ा नगर कर्क रेखा पर पड़ता है। और माही जो नदी है वो कर्क रेखा को क्वेश्चन आता रहता है, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो वो है माही नदी। अगर जैसे ये हमने यहाँ कर्क रेखा दिखाने की कोशिश की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, उसको कर्क रेखा बोलती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। और भारत की 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा।
तो क्वेश्चन जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा कितने स्थानों से होकर गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से। तो 8 राज्य में सर्वप्रथम गुजरात आ गया, दूसरा राजस्थान आ गया, तीसरा मध्य प्रदेश आ गया, झारखंड आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, पश्चिम बंगाल आ गया, त्रिपुरा आ गया और मिजोरम आ गया। इस तरीके से तो 23.5 डिग्री वो गुजरती है उत्तरी। अब यहीं से क्वेश्चन ऐसे और बन जाए कि मान लो कर्क रेखा को जो नदी काटती है 2 बार, वो माही नदी काटती है। अब हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भूमध्य रेखा को ऐसी कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है, तो वो कांगो नदी है, कांगो जायरे करके। तो कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और यहीं पे आपसे पूछ लिया कि मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो मकर रेखा को एक नदी 2 बार काटती है, उसका नाम है लिम्पोपो। तो मकर रेखा को जो 2 बार काटेगी वो लिम्पोपो है। हालांकि जब हम ज्योग्राफी हो या चाहे हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटी हो, जब उन सब्जेक्टों को बिल्कुल क्लियर तरीके से समझेंगे तो एक एक पॉइंट और एक एक ऐसा क्यों हुआ सब कुछ बताएगी। अगला जो है भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं। कई लोगों से हमने ऐसे ही चर्चा की और कई लोग पढ़ा भी रहे, किताबों भी आप उठा के देख लीजिए तो अभी भी उन्होंने सुधार नहीं किया हुआ है। क्योंकि पहले राज्य थे 7, ये तो 7 से बढ़कर के फिर भी हुए 9, क्योंकि वहाँ जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को बनाया गया तो 9 हो गए। फिर 2 राज्य कंबाइंड हो गए, दमन दीव और दादर नागर हवेली। तो पहले थे 7 फिर हुए 9, अब वर्तमान में 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेश। तो हमने क्वेश्चन लिया कि भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं, तो टोटल 36 राज्य हैं, जिसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य हैं। 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है, तो 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करती है। आदम का पुल एवं रामेश्वरम किन 2 देशों के मध्य स्थित है, तो वो है भारत और श्रीलंका के मध्य। अब आदम का पुल से यहाँ समझ लें तो यही जो आदम का पुल है, जो भगवान राम ने जो पुल बनाया था सेतुबंध रामेश्वर के कहते हैं, जैसे सेतुबंध रामेश्वरम के पास, तो उसे जो है मुसलमान आदम का पुल कहते हैं और हम लोग उसे जो है अपना राम सेतु नाम देते हैं। तो उसका हमने स्ट्रक्चर बनाया और उसे समझने की कोशिश की, क्योंकि ये करंट में भी चलता रहता है आदम का पुल। इसको जो है अभी तक ये बन नहीं पा रहा है, इसे भगवान राम ने बना दिया था और इस पे इसको नहीं बनाना है हमने। इससे होते हुए एक चैनल निकालनी है जो कि 30 मीटर लंबी होगी और 12 मीटर गहरी होगी और 167 किलोमीटर जो है लंबी होगी। क्योंकि जैसे यहाँ थोड़ा सा समझ लें, ये अपना इंडिया और ये श्रीलंका है। अभी हमें यहाँ इस तट से मान लो आना है और पूरा घेर कर आते हैं इस तट के पास, और जैसे मान लो उड़ीसा से आना है गोवा के पास, तो ये है तो पूरा घूम के आए उत्कल तट से पूरा। तो कहने का मतलब ये सीधा ही हम इस तरीके से आ जाएं तो काफ़ी समय भी बचेगा और दूरी भी बच जाएगी। तो इसी का ये प्रकरण है आदम पुल ये है। तो क्वेश्चन ये कई रूपों में पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ जो क्वेश्चन हमने लिया है इसमें सीधा पूछ लिया, बहुत सरल सा क्वेश्चन कि आदम का पुल एवं रामेश्वरम किन 2 देशों के मध्य स्थित है, तो ये दोनों भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। लेकिन आदम पुल की हम जानकारी लें तो और इसकी तो देखा जाए, एक अल्फ्रेड डंडास थे, अल्फ्रेड डंडास टेलर। अल्फ्रेड डंडास टेलर ने इसको 1860 में प्रस्तावित किया था ये कि राम सेतु बनना चाहिए, क्योंकि अगर ये राम सेतु बन जाता इस तरीके से तो हम कम समय में कम दूरी यहीं से निकल के आते हैं, श्रीलंका को पूरा घेरते हैं। इनकी कहने का मतलब बंगाल की जो खाड़ी है और अरब सागर को जोड़ देंगे। हिंद महासागर में जो अपना भारत है हिंद महासागर को 2 भागों में बांट देता है, इसलिए भारत को उपमहाद्वीप की भी संज्ञा दी गई और इसमें 4 देश भी आते हैं। पाकिस्तान इसी में आता है और अपना नेपाल इसी के अंतर्गत आता है, भूटान इसी के अंतर्गत आता है। तो कहने का मतलब ये म्यांमार भी इसी, बर्मा भी इसी के अंतर्गत आता है। तो भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। तो क्या है कि जो भारत की जो प्रायद्वीपीय जो स्थान है वो इसको 2 भागों में बांट देता है, एक तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर अरब सागर। तो यहीं से आ जाए तो इसकी स्थिति को देखने के लिए कि अल्फ्रेड डंडास जो एक नौसैनिक कमांडर थे, नौसैनिक अधिकारी थे, उन्होंने प्रस्ताव रखा था 1860 में, लेकिन वो 1860 में टल गया। फिर 2005 में केंद्र सरकार ने 2005 में इसको लेकर आई राम सेतु को जो है, तब भी ये धार्मिक, क्योंकि जो राम सेतु है वो धार्मिक रूप से हिंदुओं की धर्म से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो मंदिर बना है रामेश्वरम वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। वो हिंदू को मान्यता है कि
नल और नील की, अब कहें तो नल नील की अध्यक्षता में भगवान राम ने इसको बनाया था श्रीलंका पे जान चढ़ाई करने के लिए, अपनी पत्नी को, धर्म पत्नी को, माँ सीता को छुड़ाने के लिए। लेकिन बाद में क्या होता है, ये भी कहा जाता है कि विभीषण ने, राम के भाई विभीषण ने कहा कि इस पुल को जो है तोड़ दो, तो उन्होंने धनुषकोटी के पास तीर मारा और यहीं से तोड़ दिया। अभी भी ये जो है करीब 48 किलोमीटर लंबा है समुद्र में, और इस यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो यहाँ से श्रीलंका मात्र 7 किलोमीटर रह जाती है। तो कहने का मतलब है जो ये योजना है राम सेतु, वो 30 मीटर लंबी बनाने की है, 30 मीटर चौड़ी बनाने की, वो 12 मीटर गहरी और 167 किलोमीटर लंबी एक जो है बनाने की योजना है इसको, राम सेतु बनाने की। लेकिन इसको जो है वर्तमान सरकार ने 2014 में, और शायद 15 अगस्त के आसपास 2014 में, सन क्लियर है 2014 में, इसको जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया और इसका ये कहा कि हम इसका दूसरा विकल्प ढूंढेंगे, दूसरा रास्ता, कोई उपाय ढूंढेंगे। तो ये क्या है कि जो राम सेतु है वो यहाँ रामेश्वरम, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो वो रामेश्वरम और पब्बन द्वीप है, जो अपना कन्याकुमारी का जो रामेश्वरम द्वीप है, यहाँ से और श्रीलंका का ये तलेमन्नार, इसके बीच पड़ता है। श्रीलंका का तलेमन्नार और रामेश्वरम के बाद फिर चलेंगे धनुषकोडी आएगी। तो जो राम सेतु है वो धनुषकोडी और तलेमन्नार जो श्रीलंका के पश्चिम में है, वो धनुषकोडी जो है रामेश्वरम द्वीप के उत्तर दक्षिण में है। तो इसके बीच में पड़ता है राम सेतु। तो ये कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो एक योजना है केंद्र सरकार की इस पे ब्रिज बनाने की, लेकिन वो बार बार रुक गई। और ये योजना जो है श्रीलंका और श्रीलंका के तलेमन्नार के बीच में और धनुषकोडी के बीच में पड़ती है। धनुषकोडी आखिरी पॉइंट है, अगर पूछ भी लिया जाए कि भारत का जो आखिरी पॉइंट है समुद्र, ये भी समुद्र के में ही है, तो वो है धनुषकोडी, स्थल समुद्र की सीमा छूती है इससे। तो आदमकापुर एवं रामेश्वरम जो है केंद्र देशों के मध्य स्थित है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। रामेश्वरम पब्बन ब्रिज से होती हुई जाती है, और रामेश्वरम से क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो पब्बन द्वीप पर स्थित है। अब भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ विस्तारित है। तो जो EEZ है, तो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा है उसको 3 भागों में बांटा गया। तो वो जो विस्तारित है EEZ, इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये जो है 24 नॉटिकल मील से चालू होती है 200 नॉटिकल मील तक, और ये इसका विस्तार है 200 समुद्री मील तक या 2.02 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि जो 1 नॉटिकल मील होती है उसमें होता है 1852 मीटर, या फिर एक जो है 1.852 किलोमीटर। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर या फिर 1.852 किलोमीटर। तो जो भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ का जो विस्तार है वो 2.02 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर या 200 समुद्री मील है। और इसे जो मुख्यतः इसे 3 भागों में बांटा गया। चौथा जो भाग है वो बाहरी समुद्र है। स्थायी समुद्र पर संपूर्ण देशों का अधिकार रहता है, जितने भी देश हैं उसके आसपास। एक तो टेरिटोरियल जोन जिसे कहते हैं प्रादेशिक सीमा, इसे ये 12 नॉटिकल मील होती है। तो ये जैसे कोई ये इस तरीके से आपका स्थल है तो इसको ये मिलाने वाली सीमा है, ये आधार रेखा है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो है प्रादेशिक सीमा कहलाएगी, और ये होती है 12 नॉटिकल मील तक। और यहाँ पर जैसे नहीं आप ना खूब मछुआरे जाए मछली मारे, और कोई भी मतलब जो है मछली पकड़ने का और यहाँ पर अधिकार रहता है। दूसरा है कॉन्टिग्यूअस जोन, जिसे कहते हैं संलग्न क्षेत्र 12 से 24 नॉटिकल मील। इसमें क्या रहता है, जैसे कोई आपका दूसरे देश है उसका जहाज गुजर रहा है तो उससे आप जो है कर भी ले सकते हैं, आपकी सीमा में आ गया। और जितने भी आप कर लगा सकते हैं दूसरे जहाज गुजरते हैं। एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, तो ये 24 से 200 नॉटिकल मील है भारत का। तो इसमें क्या है कि आप द्वीपों को भी निर्माण कर सकते हैं, द्वीपों को बना सकते हैं इस तरीके से। तो कहने का मतलब मेरा ये है, जो क्वेश्चन है वो था कि EEZ का विस्तार है तो वो 2.02 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगला जो क्वेश्चन है कि वो सरल क्वेश्चन दिया हमने कि भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था। तो वो भारत का प्रथम मानचित्र जो है एन विले ने 1752 में बनाया था।
भारत का देशांतरीय एवं अक्षांशीय विस्तार लिखिए। तो देशांतरीय एवं अक्षांशीय विस्तार, जो देशांतरीय वो 29 डिग्री 18 मिनट है और अक्षांशीय 29 डिग्री 2 मिनट। यानी कि जो विस्तार है ये वो विस्तार हमने लिया है। जैसे कि देशांतर में हम देखें तो भारत के पश्चिम से चालू होता है 68 डिग्री 7 मिनट से, और वो भारत के पूरब तक अरुणाचल प्रदेश तक जाता है 97 डिग्री 25 मिनट। तो जो 68 डिग्री 7 मिनट है और 97 डिग्री 25 मिनट है, उसी का अंतर है वो है 29 डिग्री 18 मिनट तक। यानी कि जो भारत है, जो पश्चिम से पूरब तक का विस्तार है उसका तो 29 डिग्री 18 मिनट तक विस्तार है, और भारत का दक्षिण से उत्तर तक जो विस्तार है 29 डिग्री 2 मिनट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो भारत के पश्चिम में जो गुजरात लिया जाता है तो गुजरात पड़ता है, तो वो गौरमौता स्थान पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश लिया जाता है तो उसमें किबिथु पड़ता है। यहाँ पे जो 2 स्थान पड़ते हैं, तो कन्याकुमारी पड़ता है, दूसरा इंदिरा कॉल। कन्याकुमारी जो है मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है, और जो इंदिरा कॉल है वो समुद्र तट से जुड़ा हुआ है। तो कन्याकुमारी को 8 डिग्री 4 मिनट से लेते हैं, और समुद्र के जो अंडमान निकोबार द्वीप है निकोबार से, उसे हम लेते हैं इंदिरा पॉइंट को 6 डिग्री 4 मिनट से, और 37 डिग्री जो है 6 मिनट तक इंदिरा कॉल तक, यानी कि कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के। अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो है क्रीक, प्रायद्वीप, अंतरीप किसे कहते हैं। यानी कि क्रीक किसे कहेंगे, प्रायद्वीप किसे कहेंगे, अंतरीप किसे कहेंगे। तो क्रीक जो है वो महासागर का स्थल में घुसा हुआ संकीर्ण जलीय भाग कहलाता है क्रीक। जो क्रीक है वो महासागर का स्थल में घुसा संकीर्ण जलीय भाग। तो अपने जो अपना देश है, तो अपने देश में महासागर पड़ता है, और अपने देश का नाम पर महासागर का नाम रख दिया गया हिंद महासागर। तो हिंद महासागर जब पड़ेगा, यहाँ पूरा ये हिंद महासागर है, और ये तो कन्याकुमारी जो है एक ऐसा क्षेत्र, कभी आ जाए कि क्रीक के अंतर्गत वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे सागर जो है, महासागर है, वो स्थल में घुसा है, तो वो है कन्याकुमारी, जिसे वो है 3 ओर समुद्र से घिरे हुए है। अब आता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप में क्या है कि स्थल का वह भाग जो 3 ओर जल से घिरा हुआ हो, स्थल का वह भाग जो 3 ओर जल से घिरा हुआ तो प्रायद्वीप कहलाता है। तो भारत अपना प्रायद्वीप कहलाएगा, क्योंकि भारत का ये पूरा इस तरीके से नक्शा है, और यहाँ भी समुद्र से यहाँ भी समुद्र से घिरा हुआ है पूरा इंडिया का नक्शा, पूरा दक्षिण भारत, जिसमें हमने अभी आपसे डिस्कशन किया कि उसमें 9 और 13 टोटल 13 राज्य, और स्थलीय सीमा से 9 राज्य जो है घेरे हुए हैं, समुद्र जिसे घेरे हुए हैं। तो अगर प्रायद्वीप पूछ लिया जाए तो समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग, प्रायद्वीप स्थल का वह भाग जो 3 ओर जल से घिरा हो। प्रायद्वीप कहलाता है कि स्थल का वह भाग जो 3 ओर जल से घिरा हो, स्थल का वह भाग जो 3 ओर जल से घिरा हो प्रायद्वीप। और क्रीक जो है जो महासागर है, उसे जो महासागर अगर घेरे हुए हो किसी स्थल को 3 ओर से, यानी कि महासागर का स्थल में घुसा हुआ संकीर्ण जलीय भाग, संकीर्ण। अब आगे आए अंतरीप। तो अंतरीप जो है समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ सकरा या पतला भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ, तो वो अंतरीप कहलाता है। तो अंतरीप जो ये अंतरीप की भी स्थिति दर्शा रहा है कि नुकीला या पतला भाग जो समुद्र की ओर घुसा हुआ हो, समुद्र की ओर निकला हुआ हो, सकरा और पतला भाग जो है वो अंतरीप कहलाता है। तो ये तीनों पोजीशनों को ले हुए है अपना भारत, तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, और महासागर से जब जुड़े तो क्रीक कहलाएगा। तो महासागर, हिंद महासागर, भारत के नाम पर हिंद महासागर पड़ा, तो वो भी है। कहने का मेरा मतलब ये है कि हम छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अब भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, हम बता ही चुके हैं आपको कि 8 राज्यों से और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अपनी समय रेखा 82.5 डिग्री, देशांतरीय रेखा भी बोलते हैं, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें जो है दूसरा है कि विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया था। विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया था, तो वो टॉलमी ने दर्शाया था। और विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है, तो विश्व ग्लोब के निर्माता जो है मार्टिन बेहम है। विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है, मार्टिन बेहम। तो आज हमने ये कोशिश की, और इस चित्र को भी आप समझने की कोशिश करें कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री 8 राज्यों से भारत से होकर गुजरती है, और मकर रेखा भारत से होकर नहीं गुजरती, ना ही भूमध्य रेखा भारत से होकर गुजरती है।
क्योंकि भारत का जो विस्तार है वो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, तो वो पड़ता नहीं है, ये 0 डिग्री पे है इक्वेटर। और मकर रेखा जो है वो 23.5 डिग्री साउथ में पड़ती है, साउथ बोलते हैं इसे, दक्षिणी, इसे उत्तरी कर्क रेखा को। और यहाँ पे क्या है कि इन दोनों के बीच में जो उष्णकटिबंधीय अधिक गर्मी पड़ती है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, ट्रॉपिक टॉरिड जोन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, नॉर्थ टेम्परेचर जोन और साउथ टेम्परेचर जोन, ये शीतोष्ण कटिबंधीय कहलाते हैं। और जब नॉर्थ फ्रिगेट जोन पे आ जाएंगे तो ये ध्रुव के पास है, तो ये शीत वृत्त कहलाते हैं, यानी कि ठंडे शीत क्षेत्र कहलाएगा। ये भी शीत साउथ फ्रिगेट जोन, ये भी शीत क्षेत्र कहलाएगा। और ये 66.5 डिग्री साउथ में पड़ता है, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ में पड़ता है। और ये नॉर्थ पोल कहलाएगा, वो नॉर्थ पोल 90 डिग्री होगा, ये साउथ पोल कहलाएगा, यानी कि उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री। कहने का मतलब जो अपनी अक्षांशीय रेखाएं हैं वो मुख्यतः 5 है और पूर्णतः 7 है, यानी कि उनमें 5 किस तरीके से है, तो एक में उसमें आएगा कर्क रेखा, दूसरी आएगी मकर रेखा, 2 हो गई, तीसरी आएगी भूमध्य रेखा, और जो चौथी है वो आ जाएगी नॉर्थ फ्रिगेट जोन, यानी कि शीत क्षेत्र उत्तरी है और शीत क्षेत्र दक्षिणी है। इस तरीके से फिर नॉर्थ पोल एक छोटी सी यहाँ रेखा बन जाएगी, ये मिलती जुल जाएगी, क्योंकि जो अक्षांशीय है, टोटल अक्षांशीय रेखा है वो 180 है, 0 से लेकर के यहाँ 90 डिग्री तक, यहाँ 0 से लेकर के 90 डिग्री तक जाएंगी, तो वो जो है टोटल 181 हो जाती है, 0 डिग्री को भी मिला करके 181 बन जाती हैं। और इसी तरीके से जो देशांतरीय रेखाएं हैं वो 360 है, अक्षांशीय जो रेखाएं हैं वो तो 180 है, 181 भी है, और कभी कभी 179 179 भी, क्योंकि वो 0 को अलग कर लेते हैं, 0 दोनों में शामिल हो जाता है, एक दोनों में शामिल हो जाता है, एक वहाँ भी गिनेंगे एक यहाँ भी। तो अगर पूछ लिया अक्षांशीय रेखाओं की जो टोटल है वो 180 और 181, और देशांतरीय जो टोटल है वो भी जब 0 डिग्री उसमें इंक्लूड कर लेते हैं, सम्मिलित कर लेते हैं, तो वो जो है 361 हो जाती है। वैसे देशांतरीय 360 है टोटल। वो देशांतरीय को हमने आपको बताया कि वो समय को विभाजित करने में सहायक है। तो जो अपनी जो समय रेखा है वो 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इस तरीके से। तो हमने इसे समझने की कोशिश की, और आप जो है इन वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि अभी टीजीटी का पेपर हुआ और लाइव टॉपिक हमने पढ़ा है। लाइव टॉपिक से अगर 2-3 क्वेश्चन विथ डिजिट फंसते हैं टीजीटी में, तो आने वाली परीक्षाओं में जरूर पढ़ेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।